चलो बच्चों, कल का अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे कल हमने देखा था, तो उसी के आधार पर आज के लिए कुछ आपको एक्टिविटी है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ये आपके किताब में भी दिया है। पृष्ठ क्रमांक अगर आप जाएंगे 10 पर, पृष्ठ क्रमांक 10 पर ये एक्टिविटी दी गई है। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि ये आप जो है उदाहरण और मूलभूत नियम, ये जो तख्ता दिया है, इस टेबल को आप अच्छी तरह से अपने नोटबुक में निकाल कर उसका रेखांकन कीजिए। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने देखा था कि भारतीय संविधान की ज़रूरत क्या थी, आवश्यकता क्या है और क्या उसके उद्देश्य रहे हैं। तो उन उद्देश्यों के साथ साथ आज हम देखना है चैप्टर का अगला हिस्सा, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण, द स्पेशल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें सबसे पहला जो जाता है उसको कहा है संघवाद। ये पहली विशेषता है हमारे भारतीय संविधान की। इस संघवाद का प्रावधान उसमें किया गया है। अब संघवाद, इस शब्द का अर्थ ये होता है कि देश में केवल एक ही सरकार ना होकर एक से ज़्यादा स्तर पर सरकारें होती है और उनका जो दायरा है उस दायरे में रहकर उनकी जो जुरिस्डिक्शन है, अधिकार क्षेत्र है, उस अधिकार क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो संघवाद के ये जो अलग अलग स्तर जो बताए हैं सरकारों के, वो पहला स्तर है सबसे ऊपर पूरे देश के हित में निर्णय लेने वाला केंद्र सरकार, उसके बाद राज्य सरकार और आगे आता है पंचायत सरकारें। तो ये 3 स्तर की सरकारें हैं। तो ये 3 प्रकार की 3 स्तरों वाली सरकारें हमारे देश में हैं। ये पहली विशेषता संघवाद की, भारतीय संविधान की। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत सरकारें, इनका गठन किया गया है और उनके अपने अपने दायरे निश्चित किए गए हैं कि वो उनका अपना शासन कहाँ चलाया जा सके। तो उसमें के एक एक इसमें हम देखेंगे। अब मैं चाहूँगा कि आपको वीडियो को पॉज करके या आप अच्छी तरह से लिख लें। तो भारतीय संविधानों के लक्षण के अगली कड़ी में जो संघवाद है, उस संघवाद के तीनों का थोड़ा सा विश्लेषण एक लाइन में दिया है। केंद्र सरकार मतलब पूरे राष्ट्रहित के लिए जो निर्णय होते हैं, जो फैसले होते हैं, वो केंद्र सरकार द्वारा लिए जाते हैं। अब देखिए, हमारे भारत की सीमाएं, कुछ राज्यों की सीमाएं दूसरे अपने पड़ोसी देशों के साथ जुड़े हैं। तो उस पड़ोसी राज्यों के साथ कैसा संबंध रखना है, कैसा उस देश के साथ रणनीति या विदेश नीति होनी चाहिए, इसका फैसला लेगी केंद्र सरकार, ना कि वो राज्य सरकार। तो राज्य सरकार किन मामले में अपना फैसला या शासन चलाएगी? तो राज्य के भीतर जितने भी जिले हैं, जिला एरिया है, वो सब जिले मिलाकर वो राज्य बनता है। तो उस पूरे राज्य के ऊपर ये जो राज्य सरकार है, जैसे उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र सरकार, तो महाराष्ट्र की सीमा जितनी है उसके भीतर राज्य सरकार का कानून या राज्य सरकार का शासन चलेगा। और केरला वाली सरकार जो है, तो केरल राज्य जितना है, जितना उसकी सीमाएं हैं, उसके भीतर केरल की सरकार का कानून या शासन चलेगा। तो तीसरा जो स्तर है पंचायत सरकारें। पंचायत मतलब जो जिला पंचायत, या जिसको हम महाराष्ट्र में जिला परिषद कहेंगे, पंचायत समिति, इसको तहसील पंचायत कहते हैं हिंदी में, जो तालुका स्तर पर होते हैं। तो उस तालुके के भीतर जितने भी गांव होते हैं, उन सभी गांवों का शासन पंचायत समिति के द्वारा, यानी कि तहसील पंचायत के द्वारा किया जाता है। और जो गांव होता है, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत का दायरा उस गांव के भीतर जितने भी सीमाओं या उस सीमा होगी, उसके अंतर्गत ग्राम पंचायत का अधिकार
चलता है। तो अगला भारतीय संविधान का मुख्य लक्षण है संसदीय शासन पद्धति। अब देखिए, संसदीय शासन पद्धति मतलब क्या है। जैसे कल हमने देखा था कि अमेरिका में, मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था कि अमेरिका में अध्यक्षीय शासन पद्धति है। मतलब लोग जो हैं वो शासन चलाने के एग्जीक्यूटिव पावर्स पूरी तरह से अध्यक्ष के हाथ में देते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर लोगों के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाएंगे और वे प्रतिनिधि सरकार चलाने के लिए बहुमत वाले दल के नेता को चुनकर सरकार का गठन किया जाता है। इसलिए हमने देखा कि पहले स्लाइड में देखा था कि तीनों प्रकार की जो सरकारें हैं, ये तीनों स्तरों वाली सरकारें, सरकार के सभी स्तर पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग सीधे मतदान द्वारा करते हैं। और ये प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं, इसमें बताया है कि वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। यहाँ पर वयस्क का अर्थ ये होता है जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है ना, 18 साल, जिनकी 18 साल की उम्र है, वे लोग इसमें 18 साल या 18 वर्ष जिनकी उम्र है, 18 साल के नागरिकों को वोट डालने का अधिकार दे। 18 साल और उसके ऊपर, केवल 18 साल ही नहीं, 18 साल पूरे होने के बाद उसको ये अधिकार मिलता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। अभी सार्वभौम वयस्क मताधिकार मतलब, सार्वभौम मतलब बिना किसी बाहरी दबाव या प्रलोभन से आप अपनी मर्जी से चुनाव प्रक्रिया में सीधी भूमिका ले लेते हैं और मतदान करते हैं। इस मतदान प्रक्रिया से जो सबसे ज्यादा वोट पाता है नागरिकों के, वह चुनाव जीता ऐसा समझा जाता है। वह जीतने वाला फिर उस संस्था में, यानी कि पंचायत है तो ग्राम पंचायत के लिए, पंचायत समिति है तो समिति में, जिला परिषद या जिला पंचायत है तो जिला पंचायत में, राज्य सरकार है तो विधानसभा में, केंद्र सरकार है तो संसद में, ये चुने जाते हैं। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से जो सरकार गठित की जाती है, तो इस शासन पद्धति को हम कहते हैं संसदीय शासन पद्धति। और ये प्रतिनिधि अपना जो भी फैसला लेते हैं वो सीधे जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। जनता के प्रति जवाबदेह मतलब जनता को उनको जवाब देना पड़ेगा, जनता के लिए वे उत्तरदायी हैं, क्योंकि अगले बार के चुनाव में फिर से वोट मांगने के लिए वो जनता के पास ही जाना पड़ता है, इसलिए ये आवश्यक है। तो समझ में आ गया। पहला हमने देखा संघवाद, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों में पहला देखा संघवाद, उसके बाद हमने देखा है संसदीय शासन पद्धति। अब इसी में तीसरी कड़ी में संविधान के, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों में तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा आता है या लक्षण आता है, वह है शक्तियों का बंटवारा। क्या, देखिए, इतने बड़े राष्ट्र को चलाने के लिए एक प्रकार की शक्ति तो प्रदान की जाती है, प्रदान की गई है संविधान के द्वारा, लेकिन अगर मानो ये सभी शक्तियां किसी एक संस्था के पास केंद्रित हो तो वो अपने मन मर्जी से कानून बनाना भी काम करेगा, कानून लागू करने का भी, और कौन गलत और सही है वो सब अकेली संस्था ही ये काम करेगी, तो वो सही मायने में एक निष्पक्ष नहीं कहा जाएगा। इसलिए संविधान ने, संविधान के अनुसार 3 प्रकार के संस्थाओं में, अंगों में इन शक्तियों का बंटवारा किया गया है। वह पहली शक्ति है विधायिका, है ना।
और दूसरा है कार्यपालिका और तीसरी न्यायपालिका। तो यहाँ पर समझ लेते हैं हर एक संस्था को। विधायिका मतलब कौन सा अंग है या इनके पास कौन सी शक्ति है। देखिए, जो पूरे जनता के द्वारा